मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम जल्द होने वाला है। सीडीपी की श्रृंखलाओं क्वेश्चंस की श्रृंखला तैयार की गई है। आपको डेली 15 क्वेश्चंस सीडीपी के मिलेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शंस हैं सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं और शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। आंसर्स हैं सामान्य बुद्धि। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही थी। ये मल्टीपल जो बहु सिद्धांत है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है। इस पर इन्होंने 8 कहा था कि 8 टाइप के जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है, जिसमें से कुछ जो हैं जैसे कि वर्बल इंटेलिजेंस, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो इसमें वर्बल में इंटेलिजेंस में ये क्या है कि भाषाई बुद्धि का विकास होता है इसमें, जिसको वर्बली अच्छी नॉलेज होती है, जैसे कि वो कविताएं लिख लेगा, भाषा में पकड़ बहुत अच्छी होती है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस जैसा जैसा कि ऑप्शन है, तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस में ये है कि म्यूज़िक अच्छा बना लेगा, इस टाइप का। लॉजिकल इंटेलिजेंस में है कि उसे लॉजिक अच्छा आता होगा। मैथमेटिक्स में उसको बहुत अच्छी पकड़ होगी। ठीक है। चौथा जैसे कि हो सकता है कि स्पार्शियल, इसमें क्या है कि वो जगहों, खाली जो जगह है स्थानिक, उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करता है, जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं वो उस तरीके के, है ना। तो इसी तरीके के कुछ आठ आठ टाइप के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की तत्परता किस ओर इशारा करती है? शिक्षार्थियों को सामान्य योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रगति को संतुष्ट करने, और थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। आंसर है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने 3 सिद्धांत, सीखने के 3 सिद्धांत दिए थे। पहला जो था वो था तत्परता का सिद्धांत। आप जैसा कि ये देख सकते हैं, ये पहला सिद्धांत है। जैसे दूसरा सिद्धांत जो है एक अभ्यास का नियम है, और तीसरा सिद्धांत जो है जिसे कहते हैं प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि जो जो तत्परता का नियम जो होता है, अगर आप किसी कार्य को तत्पर होते हैं करने के लिए, तो आप उस कार्य को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए उसको, इस सिद्धांत को तत्परता का नियम कहते हैं। अभ्यास के माध्यम से अगर आप डेली किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, तो आपकी जो सीखने की जो क्षमता होती है वो अपने आप बढ़ जाती है ना। किसी के प्रभाव में आकर के भी आप अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो कौन होते हैं? जो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तो सबसे बेहतर तरीका है ऑप्शंस देखने का, कि कुछ क्वेश्चंस को आप पहले देख लीजिए कि क्या क्वेश्चंस हो सकता है कि जो ऑप्शंस में नहीं है उसको काट दिया जाए। तो जैसे अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। अब प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा तो नहीं होगा, उसकी जो दृढ़तापूर्वक जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, वो अपनी बात कहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और वो अपनी बात कह देता है। आप देखिए अपने स्कूल्स में, कक्षाओं में जो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में तेज़ होते हैं, वो कितना क्वेश्चंस पूछते हैं। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब होता है कि वो अपने ही अंदर सोचते रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, इस तरीके के भी नहीं। अंतर्मुखी के वो बाहर की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। प्रतिभाशाली, शिक्षकों से स्वतंत्र, बिना शिक्षक के तो कोई भी क्लास ही नहीं चल सकती। तो वो एक तरीके से इसका जवाब है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में जो समानता होती है वो क्या होती है? ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। आंसर है डिस्ग्राफिया। ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम जो है व्यक्ति, इसको जो होता है वो लिखने में परेशानी होगी। और डिस्थीमिया, डिसलेक्सिया जो होता है उसको उसको व्याकरण संबंधी ज्ञान नहीं होता।
और डिस्कैलकुलेरिया में जो होता है वो जो कैलकुलेशन जो होती है उसकी संबंधी प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन नहीं कर पाता, मैथमेटिक्स जैसी चीज़ों का उससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन कराया था कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे सीखने के लिए। अधिगम मतलब लर्निंग, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अधिगम को क्या कहते हैं तो लर्निंग। थॉर्नडाइक ने 2 तरीके के नियम दिए थे, एक प्राथमिक नियम दिया था और एक द्वितीयक नियम दिया था। तो प्राथमिक में उन्होंने 3 नियम दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। जो तीसरा नियम है ये नहीं दिया था, ये द्वितीयक नियमों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? भाषा विकास से संबंधित है। ऑप्शन है बिने, चोम्स्की, पावलोव, मास्लो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ क्वेश्चंस के जवाब ऐसे होता है कि भाषा विकास से संबंधित में जो है इसका आंसर है चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा विकास के संबंध में अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले भाषा का विकास होता है व्यक्ति में, फिर विचार आते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन है सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र और बहुभाषीय और प्रतिभाशाली छात्र। आंसर है इसका ए। जो समावेशी कक्षा होती है उसमें इंक्लूसिव जो है क्लास होती है, जो क्लास होती है उसमें समान और विशिष्ट प्रकार के दोनों प्रकार के छात्र शामिल किए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार के छात्र वो छात्र कहलाते हैं जो थोड़े से शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जिनकी समस्या होती है शारीरिक रूप से, जो अपंग होते हैं, उस तरीके के छात्रों को विशिष्ट छात्र की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, बच्चे में प्रतिभाशालीता जो है किस कारण होती है? ऑप्शन है एक संसाधन समृद्धि वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या और आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया। तो अब आप देखिए आंसर से ही पता चल रहा है कि बच्चे में प्रतिभा जो होती है वो एक सफल माता पिता के कारण तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। एक कारण हो सकता है, कई कारणों में से एक कारण हो सकता है कि माता पिता, अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से ध्यान रखें तो बच्चा प्रतिभाशाली निकल सकता है। पर एक ये ज़रूरी नहीं कि सफल माता पिता हो तो बच्चा भी प्रतिभाशाली हो। एक संसाधन समृद्धि वातावरण, क्या ज़रूरी है कि एक संसाधन संबंधी वातावरण हो तभी वो बच्चा प्रतिभाशालिता होगी? ऐसा तो नहीं है। अगर संसाधन संबंधी वातावरण होता तो एपीजे अब्दुल कलाम कभी मिसाइल मैन न बन पाते। एक अनुशासित दिनचर्या भी एक तरीके से नहीं है। तो एक आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया से जो बच्चा बनता है वो है प्रतिभाशाली निकलता है। तो जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो संबंध है इसके बारे में, ये जो इसमें इन्होंने जो कहा था कि अंतःक्रिया का जो संबंध दिया था ये वुडवर्थ ने दिया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है? एक अधिक बुद्धिमानी, जैसा कि नाम में रखा हुआ है कि एक से अधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार से हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है और बुद्धि तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। तो आप जैसा कि समझ गए होंगे कि ये सारे ऑप्शंस तो गलत हैं, बुद्धि कई प्रकार से की हो सकती है। तो एक अधिक बुद्धि का सिद्धांत जो है वो गार्डनर ने दिया था, गार्डनर ने दिया था। इन्होंने 8 टाइप की बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। क्वेश्चंस का तरीके अलग होते हैं, लेकिन तरीक़ों को अगर आप सही से पढ़ें और समझ के पढ़ें तो आप सब तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग मतलब इमोशन।
उत्तेजना एक संवेग की श्रेणी में नहीं आता, ध्यान भी नहीं आता, स्मृति भी नहीं आता। डर, फियर जिसे कहते हैं, फियर, लव, एंगर, है ना, हैप्पी, ये सब जो है संवेग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? पियाजे ने 4 अवस्थाएं प्रस्तुत की थी जैसा कि नाम है, तो इसमें से तीसरी अवस्था, ये बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बाकायदा बार बार वैसी तरीके से पूछा जाता है। पियाजे की तीसरी अवस्था जो है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गई है, तो जो पियाजे, आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड, जो पियाजे की जो 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो बात कही है उसके 4 अवस्थाएं हैं, तो उसकी तीसरी अवस्था कौन सी है? ऑप्शंस है पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक अवस्था और संवेदनात्मक गामक अवस्था। इसे संवेगात्मक अवस्था भी कहते हैं। 2 वर्ड को एक जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शंस है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पहली अवस्था जो है वो ये है, दूसरी अवस्था जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरी जो है ये है, और ये चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रिया अवस्था चौथी अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, संज्ञानात्मक विकास का संबंध बुद्धि से संबंधित है, बौद्धिक विकास से, भाषा विकास से, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास इन 2 से संबंधित होता है। स्कीमा, इसका आंसर है स्कीमा। स्कीमा वो कहते हैं जब बच्चा क्या होता है कि वो एक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वो एक अपने दिमाग में भर लेता है कि कुछ चीज़ों को समझ लेता है कि अगर गोल चीज़, अगर आपने बॉल बताई है ना, अगर उसने एक बॉल देखा और उसने कहा, आपने कहा कि ये बॉल है, तो बच्चा बॉल को रट लेता है, और जब भी वो कोई भी गोल चीज़ देखेगा उसी आकार की, उससे छोटी या थोड़ी बड़ी, तो वो हर चीज़ को गोल कहेगा। जैसे कि वो कार, अगर उसको पता चल गया कि ये कार है, तो वो बस को भी कार बोलेगा, वो ट्रक को भी कार बोलेगा, वो हर चीज़ को कार बोलेगा, क्योंकि वो चल रही है। अब उसने एक स्कीमा बना लिया अपने अंदर, तो ये स्कीमा वही कहते हैं, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यवहारों से निम्न कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? जैसे कि पता है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, 4 अवस्थाएं, जिसमें से एक अवस्था जो है वो, तीसरी अवस्था जो है वो मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था है, और उस अवस्था का जो वो विशेषित करता है वो संरक्षण और कक्षा समावेशन से संबंधित करता है। अगला क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, और रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण और अंकित करना। अब प्राथमिक जो है आकलन जो है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है आपको किसी चीज़ का, उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि संबंधित जो अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और
और भ्रांतियों को समझना हमें ज़्यादा ज़रूरी है। रिपोर्ट कार्ड हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ना ही उनके आधार पे नामांकित करना है कि किसके नंबर कितने आए हैं। विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों के आधार पे कि उसके किसके नंबर कितने आए, उसी के आधार पे हम आकलन करें कि कौन कैसा है। और श्रेणी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना कि कौन ए श्रेणी का है, कौन बी श्रेणी का है। वो श्रेणी कुछ भी हो सकती है, अमीर गरीब हो सकता है, पैसों से हो सकता है, किसी भी श्रेणी के रूप में हो सकता है। पढ़ाई में कैसा श्रेणी है, हम लोगों के सेक्शन, कई बार स्कूलों में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पढ़ाया जाता है कि इसमें कमज़ोर हैं, किसमें इसमें। ये गलत है। प्राथमिक उद्देश्य यही होता है कि बच्चों में जो पढ़ाई को लेकर के कितनी स्पष्टता है, और वो कितनी चीज़ों को, अगर वो उनके अंदर वो समझ नहीं पा रहे हैं किसी को, किसी चीज़ को, क्वेश्चन को, तो वो उसको कितनी आसानी से समझ रहा है, टीचर उसको कैसे समझा रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? ऑप्शंस हैं, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। आंसर है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। आज के 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली इसी तरीके से आपको डेली इसी टाइम पे आपको डेली 15 क्वेश्चंस की श्रृंखला मिलेगी, सीडीपी की भी, हिंदी की भी, ईवीएस की भी, सभी प्रकार की। हम जब तक एग्ज़ाम आपका सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक सारा आपका सिलेबस इसी तरीके से तैयार कर देंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई कहना चाहता हो, कोई बात रखना चाहता हो, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करें कि 100 लाइक ज़रूर दें। ये मेरा पहला प्रयास है, इसलिए मुझे मोटिवेट करने के लिए 100 लाइक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।